नमस्कार दोस्तों, प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज फिर से एक नए आर्टिकल के साथ आया हूँ और आज का आर्टिकल है पुट द फॉर्म लॉज ऑन होल्ड, अपहोल्ड फार्मर्स राइट्स। तो इस पूरे आर्टिकल में राइटर फार्मर की बात कर रहे हैं, फार्मर के बारे में बात कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फार्मर की कंडीशन क्या है और क्यों फार्मर आज स्ट्राइक पे है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि फार्मर को स्ट्राइक करना पड़ा। फार्मर सड़कों पर उतर आया, जिसे अभी खेती का काम करना चाहिए, वो खेतों से काम छोड़ के दिल्ली की सड़कों पर आ गया और स्ट्राइक कर रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ और क्यों अभी तक उसकी स्ट्राइक ख़त्म नहीं हुई। तो गवर्नमेंट को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उसकी स्ट्राइक ख़त्म हो और फिर से जो हमारे फार्मर्स है वो खेतों में लौटे, ताकि हमारी जो खेती है वो ढंग से हो सके और हम अच्छी तरह से अनाज की उपज कर सकें, जिससे बाकी जो देश है उनका पालन पोषण आसानी से हो सके, यानी उन्हें खाना मिल सके। तो जो उन्हें खाना देने वाला फार्मर है वही सड़कों पे है, तो फिर अनाज कहाँ से आएगा और लोगों को खाना कैसे मिलेगा, एक सोचने वाली बात है। तो इन सब बातों को इस पूरे आर्टिकल में समराइज़ करने की कोशिश की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि राइटर क्या बोलना चाह रहे हैं। पुट द फॉर्म लॉज ऑन होल्ड, अपहोल्ड फार्मर्स राइट। बोल रहे हैं कि ये जो फॉर्म लॉ आप ला रहे हो इसे होल्ड कर दो, इसे रोक दो यहीं पे, और जो फार्मर्स के राइट हैं उसे ऊपर लाओ। फार्मर्स के जो राइट हैं उसे फोर्स में लाओ, ताकि उनके हक की जो हम बात कर रहे हैं उन्हें रियलाइज़ हो कि नहीं, हमारे बारे में सोच रही है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट हमारी भी है। तो उनके राइट की बात करो, उनके हक की बात करो, उनको एहसास दिलाओ कि आपका हक मारा नहीं जाएगा, आप पूरी तरह से सुरक्षित हो। तो ये इस सजेशन के साथ इस आर्टिकल को शुरू किया जा रहा है। राइटर बोल रहे हैं कि जो हमारे छोटे और मझले सेक्टर के जो फार्मर हैं वो सबसे ज़्यादा भय महसूस कर रहे हैं गवर्नमेंट से, उनको सबसे ज़्यादा भय लग रहा है और गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए और इस पर डिस्कशन करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि नहीं, आप पूरी तरह से सेफ हो, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। ये गवर्नमेंट को करने की ज़रूरत है, उन्हें पूरी तरह से एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट पूरी तरह से आपकी है और आपके साथ खड़ी है। ये सब कहानी शुरू हो रही है पीछे कुछ दिन पहले गवर्नमेंट एक लॉ लाई थी ऑर्डिनेंस के थ्रू। उस लॉ से कुछ उसमें ऐसी चीज़ थी जिससे हमारे जो किसान हैं वो दुखी हो गए और उन्हें लगा कि नहीं, अब हमें सड़कों पे आना पड़ेगा वरना हमारी हालत बहुत ख़राब होने वाली है। तो इन्हीं सब बातों को लेके चीज़ें बिगड़ी और आज हम पूरे देश को इस हालत में देख रहे हैं कि हमारे किसान सड़कों पे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट सजेशन आया है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक जॉइंट पैनल बनाया जाए जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी डिमांड को देखेगा। इससे गवर्नमेंट को थोड़ी राहत मिल गई है, क्योंकि किसान जिस हिसाब से स्ट्राइक कर रहे थे गवर्नमेंट काफ़ी टेंशन में आ गई थी, तब इससे थोड़ी सी गवर्नमेंट को राहत मिली है। इससे पहले भी गवर्नमेंट ने इस तरह का प्रपोजल दिया था, जब इनिशियल स्टेज में था ये फार्मर्स का स्ट्राइक, तो गवर्नमेंट ने बोला था कि ठीक है, हम एक जॉइंट पैनल बनाएंगे और देखेंगे कि आपकी डिमांड क्या है और उस पर क्या कर सकते हैं। लेकिन उस समय जो फार्मर्स लीडर थे, फार्मर्स के जो नेता थे, जो लोग थे आगे आए थे, उन्होंने बोला कि नहीं, हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्हें डर था कि गवर्नमेंट हमें कन्फ्यूज़ कर रही है, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करेगी, गवर्नमेंट हमें घुमा रही है। इस तरह का उन्हें डर था, इस वजह से उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस तरह की हम एक जॉइंट पैनल बनाएंगे और जो आपके बारे में आपकी डिमांड को सुनेगा, तो कुछ हद तक किसानों को लगा कि चलो ठीक है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व हो गई है। जो फार्मर्स के रिप्रेजेंटेटिव है वो इसको एक मोरल विक्ट्री के तौर पे देख रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से इसमें अब इन्वॉल्व हो गई, उन्हें ऐसा लग रहा है। और उन लोगों का ऐसा मानना है कि जो हमारी टॉप कोर्ट है यानी सुप्रीम कोर्ट, वो हमारे डिमांड को रिजेक्ट नहीं कर रही है पूरी तरह से। वही नहीं बोले कि आपकी जो डिमांड है वो पूरी तरह से गलत है, हाँ, वो हमारे प्रोटेस्ट को भी राइट ठहरा रही है। वो बोल रहे हैं कि आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हो वो सही है, वो गलत नहीं है, आपका पूरा हक है आंदोलन करना, लेकिन वो शांतिपूर्ण आंदोलन होना चाहिए, जैसा कि हमारे किसान कर भी रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी मान रही है कि नहीं, ये किसानों का हक है आंदोलन करना, उन्हें उनका हक मिलना चाहिए, उन्हें पूरी छूट होनी चाहिए आंदोलन करने की। तो इस बात से थोड़े जो हमारे किसान हैं वो मोटिवेटेड है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो थोड़े मोटिवेटेड है, उन्हें लग रहा है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स जो हैं, यानी जो हमारे किसान हैं, उनकी डिमांड थी कि ये जो नया रिफॉर्म्स आप ला रहे हो इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, इसको पूरी तरह से हटा दिया जाए, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं वो पूरी गलत है, पूरी तरह से गलत है। इसमें बोला गया है कि एक प्राइवेट मार्केट को सेट किया जाए जो मंडी है उनके बाहर, और उन्हें अलाउ किया जाए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी उन्हें अलाउ किया जाए, जो कि बिना गवर्नमेंट के रेगुलेशंस की चलेगी, जो पूरी तरह से गलत है। अगर उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता तो चीज़ें थोड़ी सेफ रहती, लेकिन इस लॉ में बोला गया कि उसमें गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशंस नहीं होगा। इस तरह की एक प्राइवेट मार्केट सेटअप किया जाएगा। इसके अलावा पहले एक लिमिट होती थी कि आप इतनी लिमिट तक ही अनाज घर में रख सकते हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो या कोई बहुत बड़ा किसान हो या कोई भी हो, कोई व्यापारी हो, सबके लिए इस तरह का रूल था कि आप इससे ज़्यादा, किसानों को छोड़ के बाकियों के लिए रूल था कि आप इससे ज़्यादा अनाज नहीं रख सकते। लेकिन अब ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया है इसमें इसको भी हटा दिया गया, यानी इसमें बोला गया कि आप जितना चाहे उतना अनाज रख सकते हो। ये बहुत ही खतरनाक है। तो इससे भी किसान चिढ़े हुए हैं, उनको लग रहा है कि नहीं, ये पूरी तरह से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा क्या हुआ कि एक और अब कोर्ट ये नहीं बोल रही कि हम आपकी डिमांड के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन उनका जो इंटरवेंशन है, कोर्ट ने जो इंटरवेन किया है इस चीज़ में, इससे कुछ हद तक जो फार्मर्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिल रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ पास कर रही है उसके अगेंस्ट में। पहले तो उनको अब लगने लगा है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है। पहले वो थोड़ा कन्फ्यूज़ थे कि पता नहीं ये कैसा होगा, ये लीगली सही होगा या नहीं होगा, लेकिन जिस हिसाब से कोर्ट ने ही माना है कि आप गलत नहीं कर रहे हो, तो उन्हें कुछ हद तक लग रहा है कि हाँ, उन्हें इस तरह की, यानी वो लीगली वो सही है और ये जो एग्रीकल्चर लॉ है इसको चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में
क्योंकि एक और चीज़ है कि जो लॉ बनाया गया सेंटर के द्वारा स्टेट का सब्जेक्ट था और इसे सेंटर ने ज़बरदस्ती कब्जा करके इस पर एक लॉ बना दिया। तो ये भी एक चिड़े लोगों क्योंकि स्टेट को देखना चाहिए था, स्टेट का सब्जेक्ट था, इससे सेंटर क्यों इन्वॉल्व हुआ। तो इसको सुप्रीम कोर्ट में आगे चल के इसके खिलाफ चैलेंज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, इस वजह से हमारे किसान थोड़े उत्साहित होने लग रहा है कि हम गलत नहीं कर रहे हैं, हमारी मांग है और हमें इस मांग पे अड़े रहना है। अब एक ग्रुप बनाया गया है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जॉइंट पैनल बनाया जाएगा, तो उस तरह का एक ग्रुप बनाया गया है जो कि देखेगा कि इस मैटर को लीगली कैसे हैंडल किया जा सकता है। तो इस मैटर को लीगली हैंडल करने के लिए, इस मैटर को लीगली रिजॉल्व करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया जो इस सिचुएशन को देखेगा कि कैसे हम लीगली गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकते हैं या इस मैटर को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो हमारे फार्मर हैं उनकी स्टार्टिंग पॉइंट से डिमांड रही है कि जो न्यू फॉर्म लॉ है उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस को मैंडेटरी कर दिया जाए, जो कि इससे फ़ायदा इसमें क्या है कि जो हमारे प्राइवेट मार्केट हैं सेटअप किए हुए हैं वो उनको नोटिफाई किया जाए कि वो इसे प्रोड्यूस करें, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कंपलसरी कर दिया जाए। इस तरह की डिमांड थी हमारे किसानों की। इसके अलावा उनका एक और ऑब्जेक्शंस था कि जो हमारे इसेंशियल कमोडिटीज़, जो इसेंशियल सप्लाई है, उस पे से भी जो स्टॉक होल्डिंग की लिमिट है उसको भी बनाए रखा जाए। एक्चुअली क्या किया इस लॉ में, एक और प्रॉब्लम थी कि जो हमारे जो इसेंशियल कमोडिटीज़ थे उस पे से स्टॉक होल्डिंग लिमिट को हटा दिया गवर्नमेंट ने। इससे भी वो चिड़े हुए थे कि इस पे से लिमिट को हटाना ठीक नहीं था, इससे वो एक बहुत बड़ा गोरखधंधा शुरू होगा। बहुत सारी अनाज जो इंपॉर्टेंट अनाज हैं उसे जो हमारे प्राइवेट प्लेयर हैं वो एक जगह इकट्ठा करके रख लेंगे और जब उसका दाम बढ़ेगा तो बेचेंगे। इस लॉ में जो सबसे खतरनाक चीज़ थी कि वो ट्रेडर्स, कंपनी और एग्री बिजनेस वाले लोग थे, उनके पास अनलिमिटेड क्वांटिटीज़ में इसे स्टोर करने की फैसिलिटी होगी, जिसमें जो सामान थे जिसे वो रख सकते थे वो क्या था, गेहूँ था, चावल था, चीनी था, ओनियन था, पोटैटो था, इन सब चीज़ों को अनलिमिटेड यानी क्वांटिटीज़ में वो रख सकते हैं। इस लॉ में इस तरह का प्रोविज़न है और जब इसका दाम बढ़ेगा तो उसे बेच सकते हैं। तो इससे उस कंपनी को तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन फार्मर्स को नुकसान हो रहा है और जो कंज्यूमर है उसको भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि फार्मर से वो सस्ते दाम में ले लेंगे। जब उसके पास बहुत ज़्यादा अनाज रहेगा और रखने की जगह नहीं रहेगी तो फार्मर मजबूरी में बेच देता है, तो उस समय उससे कंपनी खरीद लेगी, खरीद के अपने यहाँ स्टोर कर लेगी और जब बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाएगा मार्केट में तब वो उसे लाके मार्केट में बेचेगी। तो यानी सस्ते दाम में फार्मर से ले ली, यहाँ फार्मर का नुकसान हो गया, और महंगे दाम में कंज्यूमर को बेच दिया, यहाँ कंज्यूमर का नुकसान हो गया, तो दोनों का नुकसान हो रहा है। इस वजह से भी फार्मर चले हुए हैं कि इस वजह से भी ये लॉ सही नहीं है। गवर्नमेंट के सामने उन्होंने इस तरह की डिमांड रखी कि इसे पूरी तरह से खत्म किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नमेंट ने इनका जो डिमांड था उसे नहीं माना और बोला कि नहीं ये डिमांड ठीक नहीं है। इस वजह से भी जो हमारे किसान हैं वो चिड़े हुए हैं और ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है क्योंकि उनकी मांगों को गवर्नमेंट नहीं मान रही है। और उनकी मांग यही थी कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कंपलसरी किया जाए और जो लिफ्ट है स्टॉक होल्डिंग की उसे बनाए रखा जाए, जिसे गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया इस लॉ में। तो ये सारी डिमांड थी, इसको मानना चाहिए था गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट बोली नहीं ये ठीक नहीं है, इसे हम नहीं मान सकते। इसके अलावा भी और था कि जो नया लॉ आया है वो प्राइवेट एंटिटीज़ को कंट्रोल देता है और उसे पूरी तरह से मार्केट को डोमिनेट करने की भी छूट देता है। तो इस वजह से भी लोगों में डर है कि प्राइवेट प्लेयर पूरी तरह से मार्केट पे हावी हो जाएंगे। हमारी जो खेती कृषि आधारित जो ज़मीन है वो सबसे ज़्यादा है, यानी हमारे आज भी हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन वो खेती पे आधारित है और उस पूरे मार्केट पे प्राइवेट प्लेयर्स का डोमिनेशन हो जाएगा। इस वजह से भी लोग बहुत टेंशन में है इस लॉ को लेकर। इसमें एक और चीज़ थी कि वो पूरी तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो फार्मर्स का रेट होगा, जो अनाजों का रेट होगा उस पर वो पूरी तरह से प्रभाव डालेंगे और आगे चल के मार्केट पे भी प्रभाव डालेंगे पूरी तरह से, जिससे जो हमारे रिटेलर है, जो कंज्यूमर है, उनके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। तो सिर्फ फार्मर के ऊपर ही असर नहीं पड़ने वाला है, इसके अलावा जो इंडिविजुअल कंज्यूमर है उनके ऊपर भी असर पड़ेगा, लेकिन उन्हें अभी ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है क्योंकि ये चीज़ें उनकी तक पहुँची नहीं है। जैसे ये लॉ पूरी तरह से फोर्स में आ जाएगा तब उन्हें रियलाइज़ होगा कि जिस सामान को वो बहुत सस्ते दाम पर ले सकते थे उसे अब उसे महंगे दाम पर लेना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे प्राइवेट प्लेयर आगे चल के डिसाइड करने वाले हैं। तो पूरी तरह से मार्केट पे हमारे प्राइवेट प्लेयरों का कंट्रोल रहेगा। इस वजह से भी हमारे किसान आज की डेट में बहुत गुस्से में है। इट्स अबाउट कॉर्पोरेटाइजेशन। तो ये पूरा मामला कॉर्पोरेटाइजेशन का है, पूरी तरह से इसे व्यापारिक बनाना है मुद्दा है, ये भी एक मैटर है। इस वजह से चीज़ें इतनी गर्मा गई हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो ये है कि जो हमारी खेती है उसे पूरी तरह से मशीन आधारित करना था और उसे पूरी तरह से व्यापारिक बनाना। एक गवर्नमेंट का मोटो था कि जो हमारी खेती है उसे एक तो पूरा मॉडर्न कर दिया जाए जो मशीनों से हो, और उसे पूरी तरह से बिजनेस से जोड़ दिया जाए। इससे ये तो हो गया, ठीक है, इससे गवर्नमेंट वन साइडेड देख रही है, लेकिन जो दूसरा साइड राइटर बता रही है वो ये है कि इससे जो हमारे किसान जो लोग हैं, जो खेती पे आधारित जो हमारा फोर्स है, वर्क फोर्स है, उसमें 56.7% जो है उसको इससे खतरा है। इसके अलावा 86.8%, 86.08% जो हमारे छोटे और मध्यम वर्ग के किसान हैं, जिनके पास छोटी छोटी ज़मीनें हैं, उनको पूरी तरह से इससे खतरा है। यानी इतनी बड़ी मात्रा में लोग इस लॉ के आने से बर्बाद हो जाएंगे। ये वो लोग हैं जो पूरी तरह से कृषि से आधारित जो हमारी एक्टिविटीज़ है उससे जुड़े हुए हैं पूरे देश में। तो ये एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो अफेक्टेड होगी इस लॉ के आने से। और ये बातें कोई और नहीं बोल रहा है, ये 10th एग्रीकल्चरल सेंसस से 1560 में हुआ था, वहाँ से बातें निकल के आई हैं। तो ऐसा नहीं कि राइटर अपने से बोल रही हैं, वो एक डाटा ली है, उस डाटा के आधार पर इस बात को बोल रही हैं कि ऐसा होने वाला है।
अब बिना किसी स्किल के, बिना ट्रेनिंग के, बिना उन्हें सशक्त किए जो हमारे छोटे और मध्यम वर्ग के किसान हैं, उन्हें बोला जा रहा है कि आप कंपटीशन में आ जाओ, कंपटीशन में आओ और पूरी तरह से मार्केट में अपने आप को लगाओ और देखो मार्केट कैसा चला, मार्केट के हिसाब से अपने आप को डालो। तो अगर आपको उनको कंपटीशन में लाना है तो उन्हें उस हिसाब से ट्रेनिंग देनी होगी, उनके अंदर स्किल पैदा करनी होगी, उन्हें सशक्त बनाना होगा ताकि वो कंपटीशन को फेस कर सकें। जो भी छोटे किसान हैं जिनकी ज़मीन 2 हेक्टेयर से कम है, उन्हें बोला कि आप आओ, तो इस लॉ में उनको कंपटीशन में लाया जाएगा। और अब देखो जो गवर्नमेंट ने जो नया लॉ लाई है, इसको ऑर्डिनेंस के थ्रू लाई है, यानी ऑर्डिनेंस के रास्ते से लाई है। अब इस पर कोई बहस नहीं हुई, इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। अगर इसको पूरी संसद में ला के पास किया जाता तो इस पर डिबेट होती, इस पर लोग डिस्कशन करते, अपनी अपनी राय रखते। इतनी बड़ी हमारी संसद है, इसमें इतने सारे लोग हैं, तो अपनी अलग अलग पार्टियां हैं, वो सभी अपने अपने मुद्दे को रखती। तो उसके बाद जो लॉ निकल के आता है वो पूरी तरह से पब्लिक से जुड़ा होता है, क्योंकि हर एक पार्टियां अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से अपनी अपनी डिमांड रखती है और उन सब डिमांडों को फुलफिल करके एक लॉ बनाया जाता है जिससे सबको फायदा होता है। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं कि वो ऑर्डिनेंस के रास्ते से इस लॉ को ला दी, यानी इस पर कोई डिबेट नहीं हुआ, इस पर किसी की बात नहीं सुनी गई और डायरेक्ट इसे पास कर दिया गया। और वो भी तब पास किया गया जब कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा था, यानी पूरा देश कोविड से जूझ रहा था और गवर्नमेंट चुपके से ऑर्डिनेंस के थ्रू इस लॉ को ला दी। इस वजह से भी लोग चिड़े हुए हैं कि आपको इतनी जल्दी क्या थी, इतनी जल्दी क्या थी इसे लाने की, थोड़ा टाइम ले लेते, थोड़ा डिबेट कर लेते, थोड़ा बहस होती इस पर, फिर इसे लाते तो एक बेहतर लॉ बन के आता, जो गवर्नमेंट नहीं की। अब रिफॉर्म्स एंड गवर्नमेंट्स, अब जो रिफॉर्म ला रही है और उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, इस पर देखते हैं थोड़ा। इसके बारे में राइटर बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म जो है वो आज से नहीं चल रहा, वो बहुत पुरानी कहानी है, बहुत पहले से चल रहा है। ये 1991 जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था तब से ये चल रहा है, कभी शुरू हो रहा है, कभी बंद हो जाता है, कभी शुरू होता है, कभी बंद होता है, इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। हमारी पिछली गवर्नमेंट ने भी काफ़ी कोशिश की थी, कभी शुरू किया, कभी बंद कर दिया, और ये पूरी तरह से तब और ज़्यादा होने लगा जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स आए मार्केट में। बोला गया कि आपको WTO के हिसाब से अपने आप को फिट करना है, तो इन चीज़ों को एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स और तेज़ी से इस पर बहस होने लगी। अब जबकि WTO पूरी तरह से कोलैप्स होने के कगार पे है, WTO पूरी तरह से खत्म होने के कगार पे है, तो इस तरह की लॉ, इस तरह की रिफॉर्म की भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो WTO की कहानी है कि उसके जो रूल्स हैं वो अनइक्वल है और डेवलप्ड कंट्री को फेवर करते हैं और डेवलपिंग कंट्री को इससे बहुत नुकसान होता है। यहाँ तक कि उससे इंडिया भी काफ़ी अफेक्टेड है, यहाँ तक कि इंडिया इसके लिए फाइट कर रही है कि जो पीस क्लॉज है उसमें उसे पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, उसके हिसाब से जो हमारी फूड सिक्योरिटी पॉलिसी है उसे प्रोटेक्ट करेगी, जो कंट्री की इंटरनल फूड सिक्योरिटी पॉलिसी उसे प्रोटेक्ट किया जाए, और ये गवर्नमेंट की इकोनॉमिक और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसे प्रोटेक्ट करना, जिसे वो कर रही है। तो हम इंटरनेशनल लेवल पर इस चीज़ को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, जिसे यहाँ से अपने इंटरनल लेवल पे हटाना चाह रहे हैं। तो इसको लेके भी लोग चिड़े हुए हैं कि आप एक तरफ से प्रोटेक्ट भी कर रहे हो और दूसरी तरफ से इसे हटा रहे हो। डोमेस्टिकली क्या हो रहा है कि जो भी पार्टी अपोजिशन में होती है अपने समय में वो इस रिफॉर्म के अगेंस्ट में बोलती है, चाहे जो भी पार्टी हो, और जो पार्टी सत्ता में होती है वो रिफॉर्म लाना चाहती है। तो जो अपोजिशन में अभी है वो इसके अगेंस्ट में बोल रही है, वो बोल रही है कि ये ठीक नहीं है, इससे जो हमारे रिटेल सेक्टर है उसको बहुत नुकसान होगा। लेकिन जो सत्ता में बोल रही है नहीं, ये रिफॉर्म पूरी तरह से सही है, इस रिफॉर्म के आने से हमारे किसानों को फायदा होगा। तो ये रिफॉर्म आज से नहीं चला, 1991 से चल रहा है ये चीज़ें, 1991 से इसे लाने की कोशिश की जा रही है। तो उस समय जो भी सत्ता में रही होगी वो बोल रही थी इसे लाना है, जो बाहर रहती है वो बोलती इसे नहीं लाना है। तो अभी हमारी इंडिया सत्ता में है तो इंडिया इसे लाना चाह रही है और यूपी बोल रही है नहीं, इसे नहीं लाना है। तो यही चल रहा है, पॉलिटिकल मुद्दा है, इसे लोग पॉलिटिकली देखते हैं अपने अपने फ़ायदे के लिए। कुछ लोग इसका सपोर्ट करते हैं, कुछ इसका विरोध करते हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है इस समय, मोदी गवर्नमेंट, उसने बोला था कि जो हमारे किसान हैं उनकी इनकम डबल करनी है 2022 तक। तो राइटर बोल रहे हैं कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए लगता है गवर्नमेंट बहुत जल्दी में है, गवर्नमेंट को बहुत जल्दी है कि जल्दी से इस टारगेट को अचीव कर लिया जाए। एक्चुअली 2020 हमारा पूरी तरह से बर्बाद हो गया, इसमें कुछ भी नहीं कर पाए, तो गवर्नमेंट का 1 साल पूरी तरह से निकल गया जिसमें वो किसी पॉलिसी को ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर पाई। तो इस वजह से गवर्नमेंट शायद और जल्दी में है कि 2021 1 साल बचा हुआ है, उससे अपने सारे टारगेट पूरे करने हैं और जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी इनकम डबल करना उसकी प्रायोरिटी है। तो इस वजह से भी हो सकता है गवर्नमेंट थोड़ी जल्दी में हो। तो राइटर बोल रहे हैं कि लग रहा है गवर्नमेंट थोड़ी जल्दी में है इस टारगेट को पूरा करने के लिए। बोले कि किसी भी टारगेट को पूरा करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो उस चेन का आखिरी बिंदु है उसको सबसे पहले फ़ायदा पहुंचाया जाए, वो जो बैकवर्ड लिंकेज है उसको सबसे पहले उसको वहाँ से स्टार्ट की जाए चाहिए ताकि वहाँ से लोगों को फ़ायदा हो। और वो हमारे फार्मर्स हैं, तो जो सबसे लास्ट में बैठा हुआ इंसान हमारा फार्मर्स है, तो वहाँ से चीज़ों को स्टार्ट करनी चाहिए, ये सबसे ज़रूरी है। ये जो लास्ट मैन है, ये जो थ्योरी है ये निकल के आई हमारे गांधी से, जो हमारे राजीव गांधी थे वो ऐसा बोलते थे कि लास्ट मैन मतलब फार्मर्स। तो ये गांधी की थ्योरी है, द लास्ट मैन एज गांधी वुड से। गांधी ने कहा था कि ये लास्ट मैन है। राजीव गांधी ने भी बोला था कि हम अगर 1 रुपया देते हैं तो उसमें से 10 पैसा हमारे आखिरी बिंदु पर पहुंच पाता है, जो लास्ट मैन है वहाँ पे पहुंच पाता है, बाकी 90 पैसे बीच में ही रह जाते हैं। तो आखिरी बिंदु पे बैठा हुआ हमारा फार्मर है, फार्मर के बारे में ही बात करते हैं जब हम आखिरी बिंदु की बात करते हैं। तो राइटर बोल रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी चीज़ को अगर इस तरह की कोई चेन है, अगर इसे स्टार्ट करना है तो बैकवर्ड लिंकेज से स्टार्ट करना चाहिए, और हमारे फार्मर है जहाँ से इसे स्टार्ट करने की ज़रूरत है। इसके साथ एक क्वेश्चन भी दाग रही है कि विल दैट लास्ट मैन बेनिफिट फ्रॉम दीज रिफॉर्म्स। बोलेंगे जो रिफॉर्म होगा क्या उससे हमारा जो आखिरी आदमी है उसे फ़ायदा होगा। एक सवाल है कि क्या इस रिफॉर्म से हमारे आखिरी बिंदु पे बैठा हुआ जो किसान है उसे क्या सचमुच फ़ायदा हो रहा है, या हम सिर्फ अपनी कंपनियों और प्राइवेट प्लेयर्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए रिफॉर्म ला रहे हैं, एक सवाल है। उसके अलावा और शुड देयर बी एफर्ट्स टू लोअर इनपुट कॉस्ट टू मेक फार्मिंग रिम्यूनरेटिव और फॉर प्रोड्यूसर्स। बोलें कि क्या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो हमारी फार्मिंग की कॉस्ट है उसे हम घटा दे रहे हैं ताकि हमारे फार्मर को इससे फ़ायदा हो,
या कुछ हम ऐसा करने वाले हैं कि जो लागत लगती है खेती करने में उसे हम कम कर दे रहे हैं, उसकी वैल्यू यानी उसमें जो चीज़ें लगती हैं उसकी हम प्राइस को घटा दे रहे हैं ताकि हमारे फार्मर्स को इससे फ़ायदा हो, या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो ये 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं राइटर। क्या इस रिफॉर्म से ऐसा कुछ होने वाला है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो इसके अलावा एक और चीज़ जो गवर्नमेंट कर रही है, जो और इन चीज़ों को और महंगी बना रही है, वो है अमेंडमेंट लाई है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में। अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में अमेंडमेंट आने की वजह से इसके जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो प्राइवेट प्लेयरों के हाथ में चला गया। अब जब प्राइवेट प्लेयरों के हाथ में चला गया तो उसकी भरपूर कीमत वसूलेंगे। अब इससे हमारे जो किसान हैं उनकी जो खेती करते हैं उसमें सिंचाई के लिए जो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, वो और महंगी हो जाएगी। सिंचाई के लिए यूज़ करते हैं और भी जो खेती का सारा काम होता है उसमें आजकल मॉडर्न हो गई है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो जो खेती हमारी सस्ती होनी चाहिए तो और महंगी हो रही है, तो हम कहाँ किसानों का इनकम डबल कर रहे हैं, बल्कि हम और उनका इनकम घटा रहे हैं। तो राइटर का जो क्वेश्चन था वही था कि क्या हम जो इनपुट कॉस्ट है उसे घटा रहे हैं खेती में जो लग रही है, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी महंगी होने से वो तो और बढ़ गई ना। तो इस बिल के आने से किसानों को फ़ायदा नहीं होता हुआ दिख रहा है। इस वजह से भी किसान चिड़े हुए हैं और हड़ताल करते हैं। अभी जो है जो एमएसपी की पेमेंट है वो जो हमारे जो अनाज हैं जो हम कमोडिटी सप्लाई करते हैं उस पर जो डिजिग्नेटेड मंडी है उसमें मैंडेटरी नहीं है, उसमें कंपलसरी नहीं है, यानी एमएसपी कंपलसरी नहीं है अभी एट प्रेजेंट में। इसका रिजल्ट ये होता है कि जो मेजोरिटी ऑफ हमारे किसान हैं वो शॉर्ट चेंज्ड है, वो बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को बदल देते हैं। अब विदाउट बैकिंग द लॉ, बिना कोई लॉ के बैकअप किए इसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी कि जो नया मार्केट बनेगा वहाँ पे इन चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा। इससे भी किसान हमारे चिड़े हुए हैं कि इसमें आने वाले दिनों में जो नया मार्केट बनेगा उसमें भी इन चीज़ों को कंसिडर नहीं किया जाएगा, जो पूरी तरह से हमारे खिलाफ है। जो हमारे बड़े किसान हैं उनके पास इकोनॉमिक यानी पैसे की हमेशा तंगी रहती है और उनको बोला गया कम्पिटिटिव मार्केट में उतरने के लिए, और इसके साथ उनकी जो ज़मीन है उसको स्प्लिट कर दिया गया, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। इससे भी उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो हमारे बड़े किसान भी इससे चिड़े हुए हैं, उनको भी इससे प्रॉब्लम हो रही है। तो सारे किसान इस वजह से एक साथ खड़े हो गए हैं, बड़े और जो मीडियम वर्ग या छोटे किसान हैं, सबकी कहानी एक जैसी है और सारे इस चीज़ से पूरी तरह से चिढ़ गए और उन्होंने हड़ताल करने की ठान ली। अब गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि रिफॉर्म ला के वो सारी प्रॉब्लम को एक साथ खत्म कर देगी, यानी जितनी भी प्रॉब्लम है किसानों की उन सबकी एक ही दवा है रिफॉर्म। गवर्नमेंट का ऐसा मानना है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसमें उसने और भी कुछ किया है कि एक एम्बिशियस टारगेट उन्होंने सेट किया गवर्नमेंट ने कि 2023-24 तक एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाएंगे और उनको रजिस्टर्ड किया जाएगा एक कंपनी के रूप में या एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में, कोऑपरेटिव के रूप में उसको रजिस्टर्ड किया जाएगा, जो फार्मिंग को एक बिजनेस की तरह से चलाएंगे। यानी 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाया जाएगा और उनको एक कंपनी या तो फिर उनको एक कंपनी या कोऑपरेटिव के रूप में रजिस्टर्ड किया जाएगा, जो फार्मिंग को एक बिजनेस की तरह चलाएंगे। एक एम्बिशियस टारगेट गवर्नमेंट ने सेट किया है, इसको 2023 से 24 तक पूरा करना है। अब जबकि प्लान के हिसाब से अगर हम इसको मर्ज किया जाए और एपीओ की रिक्वायरमेंट देखी जाए, एपीओ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हम इसे मर्ज कर लें तो हमें इन चीज़ को प्रमोट करने के लिए एक एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूशंस की जरूरत पड़ेगी, जिसकी हम सर्विस लें और इसे हम प्रमोट करें। इसकी गवर्नमेंट को यानी हमारे किसानों को जरूरत पड़ने वाली है। अभी जो प्रमोटर होंगे वो या तो प्राइवेट कंपनी से होंगे या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से होंगे, इनसे हमें मदद लेनी होगी। तो यानी अब हमें इनका भी पैसा पे करना पड़ेगा, जिनको पूरी तरह से पता होगा कि बिज़नेस कैसे चलाना है, बिज़नेस को कैसे चलाना है और क्लेम कैसे करना है, कैसे गवर्नमेंट की जो ग्रांट्स है उसे अवेल करना है, टैक्स को रिबेट कैसे लेना है या ऑफिशियल स्कीम है उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, उन्हें पूरी तरह से इस चीज़ का पता रहता है अभी तक। लेकिन सच्चाई ये है कि हालत ऐसी है कि अभी तक हमारे 881 ही एपीओ रजिस्टर्ड हो पाए हैं पूरी तरह से। ये जो प्लान है ये गवर्नमेंट का प्लान था, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उससे ये बातें पता चलती है कि गवर्नमेंट इस तरह के सोच रही थी कि हमें इस तरह से करना है चीज़ों को, और उनके हिसाब से जो एग्री बिजनेस है अब बस दरवाजे तक पहुंच चुकी है, दरवाजे से बाहर निकलना है एपीओ के रजिस्टर्ड होने से पहले। तो गवर्नमेंट कुछ हद तक ख्वाबों में जी रही है, ऐसा राइटर का बोलना है कि गवर्नमेंट गाइडलाइन फैसिलिटेट तो यही कर रही है कि ये चीज़ें होने वाली है। लेकिन सच्चाई क्या है कि लगभग दो दशक में अभी तक 881 एपीओ रजिस्टर्ड हो पाए, अभी तक टोटल 881 एपीओ रजिस्टर्ड हो पाए, जो कि 10,000 एपीओ रजिस्टर्ड करने का टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है। एक स्वदेशी जागरण मंच है, ये जो हमारी रूलिंग भारतीय जनता पार्टी है उसका एक पार्टनर है, और उन्होंने इस तरह की गारंटी ली है बैकअप की कि हम एमएसपी जो फार्मर को है उसको एमएसपी की पेमेंट कराएंगे, उसकी उसने गारंटी ली है। और उसने बोला है कि जो हमारे फार्मर्स हैं उनको जो बड़ी कंपनी है उसे एक्सप्लॉइट करने की परमिशन हम नहीं देंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नीड फॉर कंसेंसस एग्रीमेंट की जो हम जरूरत हो क्या है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। राइटर सजेशन दे रही है इसमें कि देखो वैसे तो ये जो विवादास्पद मुद्दा है इसको गवर्नमेंट को एक साइड में रख देना चाहिए, पूरी तरह से इसे साइड में रख देना चाहिए, इसे पूरी तरह से रोक देना चाहिए अभी, और रोक के एक ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जिसमें सबकी सहमति हो। ग्राम पंचायत लेवल तक लोगों को इसमें इंक्लूड करना चाहिए और एक मिल बैठ के एक सही डिसीजन लेना चाहिए और उसे पूरी तरह से लोगों तक पहुँचाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि ये एग्रीमेंट हुआ है, उसमें सबका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ये गवर्नमेंट को करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो सारे लोग इससे सहमत होंगे और इसे पूरी तरह से इंप्लीमेंट करना आसान हो जाएगा। क्रिटिसिज्म चाहे जो भी किया जाए, जो हमारी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी, जो प्रीवियस गवर्नमेंट हमारी थी यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस थी, उन्होंने एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाया था और उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। राइटर बोल रहे हैं कि अब इसका चाहे आप जितना क्रिटिसिज्म कर लो, इसकी चाहे जितनी कमियां निकालो, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनी थी उसने जो डिसीजन लिया था या उसने जो रूल्स बनाए थे वो प्रो पीपल था,
यानी पीपल जो हमारे देश के लोग हैं उनके फेवर में था। उसमें जो इंपॉर्टेंट रोल था वो ये था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे हम उस समय नरेगा बोले थे, अभी मनरेगा बन गया फिर बाद में। उसके अलावा एक था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। 2 रूल लेके आई थी हमारी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, और ये दोनों प्रो पीपल थे। दोनों जो हमारे लोग थे उनके फेवर में थे ये रूल। इन दोनों रूलों से लोगों को फ़ायदा हुआ। जो नरेगा बनी थी उससे एक गारंटी मिली कि जो गाँव के लोग हैं अगर वो खेती नहीं कर रहे हैं तो भी उन्हें रोजगार मिलेगा, इस तरह की उन्हें गारंटी मिली। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से भी उन्हें गारंटी मिली कि हर एक को खाना मिलना जरूरी है, यानी ऐसा कोई नहीं है जो भूखा सो जाए। तो इस वजह से आगे चल के चीज़ें सुधरी। बच्चों को अगर न्यूट्रिशन की कमी होने लगी तो उन्हें स्कूल में खाना दिया गया ताकि उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी ना रहे। तो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से पॉसिबल हो पाया। तो इस तरह के जो रूल आए थे उस समय वो हमारे जो लोग उनके फेवर में थे। तो इस बात से इस आर्टिकल को ख़त्म किया जा रहा है कि इस तरह की और बहुत सारे जो एक्नॉलेजमेंट है फार्मर्स के फेवर में है, इस तरह की जो राइट है, इस तरह की और जो रूल हैं जो फार्मर के फेवर में प्रो पीपल हो, वो गवर्नमेंट को लाने की ज़रूरत है। वो आज के समय की मांग है। आज के समय की मांग है कि इस तरह के और नियम बनाए जाए जो प्रो पीपल हो, जो गवर्नमेंट के जो हमारे लोग हैं उनके फेवर में हो। तो ये गवर्नमेंट को करना चाहिए। और इसी सजेशन के साथ इस आर्टिकल को ख़त्म किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस आर्टिकल के बारे में मैं आपको ठीक से समझा पाया हूँ। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलता हूँ एक नए आर्टिकल के साथ। जय हिंद।